अपवन वेग और विभवांतर में समान। अपवन वेग तथा विभवांतर में संबंध की में क्या रिलेशन होता है देखो भाई। सबसे पहले अपन चलें, मैंने यहाँ पे पढ़ा गया था dt बराबर a इंटू टो, ठीक है। और टो का मान ये विस्तार की बात है। इसके अलावा एक टो भी बहुत पढ़ाया था ed इज इक्वल टू म्यू इंटू e, जहाँ पर म्यू जो है वो गतिशीलता कहलाती है, ठीक है। अब अपन चलें, म्यू का वैल्यू जो होता है e टो अपॉन n sin dt इज इक्वल टू e टो अपॉन n इंटू e। एक रिलेशन में ये है भी dt समानुपाती थी, अपवन में विद्युत क्षेत्र के क्या होता है समानुपाती होता है। जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाया जाएगा अपवन वेग के मान में वृद्धि हो जाती है। अब अपन चलें, ये जानते हैं कि विभवांतर में e डॉट dr इसमें v बराबर e into l। कल एक डायग्राम बनाया था, उसमें चालक की लंबाई कितनी ली थी मैंने, l लंबाई ली थी कि नहीं ली थी, तो दूरी dr के जगह कितना काम में आ जाएगा, l काम में आ जाएगा। तो यहां से अगर लें तो e बराबर क्या आ जाएगा, v अपॉन l रखते हैं। पर ये जब रखेंगे अपन vd इज इक्वल टू क्या आ गया e टो अपॉन ml into v, और ये रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड वोल्टेज, तो अपवन वेग विभवांतर के भी समानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र के भी समानुपाती हो गया और विभवांतर के भी क्या हो गया, समानुपाती होता है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, विद्युत धारा और अपवन वेग में संबंध। नेक्स्ट है विद्युत धारा अपवन वेग। देखो जी भाई, ये कोई चालक ले लेते हैं हम, इसकी लंबाई जो है l मान लेते हैं। देखो भाई, माना कि कोई l लंबाई का चालक है, ये लंबाई l है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, a है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का मतलब समझते ही हो, जो जैसे मान लो कि मार्कर है तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल निकालना तो आड़ा काटना पड़ेगा, तो पाई r स्क्वायर आ जाएगा अपने पास। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या मान लिया अपन ने, a मान लिया, लंबाई l मान ली, और इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व l माना है। क्या चीज है ये मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन है संख्या घनत्व, ये स्मॉल n है, और स्मॉल n इज इक्वल टू l अपॉन v, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन, और ये है इसका आयतन। यहाँ से अगर इसकी परिभाषा दोगे तो क्या आएगा, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसको क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व। तो समझ में आ गया, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन अपॉन आयतन, तो प्रति एकांक आयतन में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व कहा जाता है। क्लियर। मात्रा का करोगे, संख्या का तो कोई मात्रा ही नहीं पाया, प्रति मीटर क्यूब आएगा कि नहीं आएगा मात्रा, इसका ये देखो आयतन का मात्रा तो प्रति मीटर क्यूब आ गया। अब अपन चलें, इसको अगर इधर गुणा कर दोगे तो कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए मुक्त इलेक्ट्रॉन एन टू भी आ गया। आयतन का सूत्र ये लिखा जा सकता है क्या, क्षेत्रफल इनटू लंबाई। देख लो बोले, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर स्क्वायर इनटू मीटर, मीटर क्यूब बैठ गया कि नहीं बैठ गया, तो आयतन का सूत्र हो गया। और वैसे भी आयतन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है
तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। अब लंबाई गुणा चौड़ाई अगर क्षेत्रफल में ले लें अपन तो फिर क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई है क्षेत्रफल इंटू दूरी इसके बराबर हो जाएगा r1 के बराबर हो जाएगा तो a इंटू n लिख सकते हैं। कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी NaN। कुल आवेश जो गतिशील है आवेश क्यों बराबर n इंटू e। कैसे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 कूलम मतलब E के बराबर होता है कि नहीं होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर E के बराबर, दो इलेक्ट्रॉनों पर 2 E के बराबर, तीन इलेक्ट्रॉनों पर 3 E के बराबर। n इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश हो गया n E के बराबर। तो ये n लिख दिया। अब अपने पास चले तो विद्युत धारा बोलो कितनी हो जाएगी धारा I बराबर सूत्र क्या होता है Q/T। मान रखो इसको नहीं कागज का मैं तो बोल रही कागज का। हाँ तो भाई तो बता रही थी कागज का थे। तो दूरी बटे समय 4 के बराबर होता है कि नहीं होता। तो 4 का मतलब अपवन वेग हो गया कि कागज का थे बता दो दी हमारा कौन बने कागज का बना दे दीप है हमारा ये अगर लिखते हैं I = ओ भाई जो लिखे दो ये अपवन वेग हो गया अनपढ़ को बना दो दी के जाने I समानुपाती आओ तो जना फिर पढ़िए अपवन वेग के जना समानुपाती 500 तो है। ये धारा में और अपवन वेग में संबंध हो गया। अब अगर धारा घनत्व ज्ञात करना हो तो धारा घनत्व का मान क्या है मार रहे थे दे दियो मैंने उल्टा जे बराबर I/S है। I का मान है NaE/A ऐसे एक नेचुरल हो गया जे बराबर Ne। ये जैसा है धारा घनत्व हो गया अब हमने वेग। ठीक है क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ओम के नियम का निरूपण। जी कहीं सर नियम का निगमन निगमन का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है ना। वैसे 10th क्लास में पढ़ चुके हो v बराबर r i होता है कि नहीं होता है समानुपाती I होता है। ठीक है तो ओम के नियम को अपने को प्राप्त करना है। सबसे पहले आते हैं ये पढ़ा है अपन I बराबर NaED अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। अब dt बराबर ये भी पढ़ा रखा है E tau upon ml into v से ये रख दो तो क्या आएगा I = NaE E tau upon ml into v और I = लिख सकते हैं NV² tau upon ml a into ये भी आ गया। अपने को एक काम करना है इधर केवल v रखना है बाकी सब कुछ साइड में शिफ्ट कर दो। इस साइड में शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा ml and E² tau into a into I = क्या हो जाएगा v हो जाएगा। लेफ्ट का राइट राइट का लेफ्ट करो भाई तो ये आएगा v = ml and E² tau into a into I and v = r। जहां पर मैंने r बराबर क्या माना है भाई ml/n E²। इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे चालक या पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं।
अब आ जाओ, यदि आर नियत हो तो मान लो कि आर का मान किसके बराबर हो जाए, नियतांक के बराबर। आर अगर नियत होगा, ये कांस्टेंट होते v किसके समानुपाती हो जाएगा, i के समानुपाती हो जाएगा, v समानुपाती i होगा, ये भी ओम का नियम। तो अब अपन चलें ओम के नियम के अनुसार, यहां से देखें v i के समानुपाती होगा, लेकिन कब समानुपाती होगा, जब r नियत हो, ये कंडीशन हो गई। अब r कब नियत होगा, जब ये सब चीजें नियत हो, क्योंकि अगर ये नियत नहीं है तो r नियत नहीं होगा, और r नियत नहीं है तो ये लागू नहीं हो पाएगा। r नियत होने के लिए सब चीजें नियत होनी चाहिए। देखो सबसे पहले द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का नियत रहता है, कोई दिक्कत नहीं, आवेश भी नियत रहता है, लंबाई और क्षेत्रफल नियत रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में टो का मतलब विश्रांति काल, विश्रांति काल तापमान पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, तो तापमान भी नियत रहना चाहिए। तो ओम के नियम के अनुसार अपन ये कहेंगे कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब आदि नियत बनी रहे, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, भौतिक अवस्थाएं ताप दाब आदि नियत बनी रहे तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर किसके समानुपाती होता है, प्रवाही धारा के समानुपाती होता है। ताप दाब भौतिक अवस्थाएं कांस्टेंट रहनी चाहिए, तब जाके विभवांतर किसके समानुपाती हो जाएगा, धारा के समानुपाती होता है। ये ओम का नियम है। अब अपन चलें इसमें v बराबर किया है r, अगर अपन v और i में ग्राफ खींचे तो देखो ये i ले लेता हूँ, ये v ले लेता हूँ, ये ग्राफ आ गया, सीधी रेखा आ गया, ये स्ट्रेट लाइन आ गया। अब इस ग्राफ पर मैं ये दो बिंदु ले रहा हूँ, a b और ये c, यहाँ से लंब डाल दिया, ये इधर हो गया। मान लो कि ये धारा यहाँ पर I1 हो गया, कि मान सकता हूँ वैज का I2 हो गया। यहाँ से विभव का मान V1 हो गया, यहाँ से विभव का मान कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ये कोण अगर मैं थीटा मान लूं तो थीटा के सामने थीटा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो VI ग्राफ का ढाल, VI ग्राफ का ढाल, ढाल का मतलब यहाँ पता है m is equal to tan थीटा, ढाल बराबर tan थीटा। इसमें tan थीटा बताओगे तो लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार होगा BC अपॉन क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। BC का मान देखो एक बार, V2 माइनस V1 आएगा, इसका मान आ गया I2 माइनस I1, V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। अपन इसको ये लिख सकते हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा I आ जाएगा कि नहीं आएगा, देखो डेल्टा V अपॉन क्या आ जाएगा, डेल्टा I। अब एक सूत्र बताता हूँ, ये V बराबर R I है, R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से V अपॉन I हो जाएगा। तो यहाँ से वापस देखो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I होगा, तो ये लिख सकते हैं m इज इक्वल टू r, डेल्टा r नहीं होगा भाई, अगर तुम लोगों के दिमाग में चल रहा होगा डेल्टा r होगा तो फिर बिल्कुल गलत है। उसका कारण भी बता देता हूँ, प्रतिरोध का मान जो है विभव और धारा पर निर्भर नहीं करता है। अगर विभव का मान दुगना करोगे तो धारा का मान भी दुगना हो जाएगा, इसलिए विभव और धारा पर प्रतिरोध का मान बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। अतः अपन ये कह सकते हैं विभव और धारा के मध्य खींचे गए ग्राफ का ढाल किसके बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है। विभव और धारा के मध्य खींचे गए ग्राफ का ढाल किसके बराबर होगा, प्रतिरोध के बराबर। इसी में एक चीज और चलते हैं, अगर मान लो कि अपन x अक्ष पर विभव को ले लें और y अक्ष पर धारा को ले लें, तो फिर अपने पास ढाल निकालेंगे तो देखो कितना आएगा, ये देखो इधर v ले लें इधर I ले लें, ग्राफ तो सरल रेखा ही आएगा। इस ग्राफ का ढाल किसके बराबर आएगा, m, इसका आएगा 1/r के बराबर, इसके बराबर आएगा 1/r के बराबर। कैसे देखो एक बार, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर डेल्टा v अपॉन डेल्टा I आ रहा है, यहाँ पर डेल्टा I अपॉन डेल्टा v होगा कि नहीं होगा, तो ग्राफ का ढाल किसके बराबर हो जाएगा, 1/r के बराबर आ जाएगा।
इसीलिए जैसे मान लो कि अपने पास ये दे रखा है, ये गिवन है नो, ये 3 है, एक ये 2 और ये 3 है, ये इधर V है, ये I है, ठीक है। इसका प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है, इसका R3। तो इनमें से सर्वाधिक प्रतिरोध कौन सा होगा ये बताना, सबसे ज्यादा प्रतिरोध कौन से ग्राफ का होगा, सबसे कम कौन सा होगा ये बताना। सबसे पहले आ जाओ, ग्राफ किसके बीच में है, V और I के बीच में। ग्राफ का ढाल किसके बराबर होगा, 1/r के बराबर। तो इस पहले ग्राफ में तो कोण ये आ गया θ1 हो गया, दूसरे ग्राफ में कोण ये θ2 हो गया कि नहीं हो गया, और तीसरे ग्राफ में कोण कितना हो गया, θ3 हो गया। अब एक बार देखो यहाँ से, जिसका ढाल ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा कि नहीं होगा, ढाल सर्वाधिक किसका होगा, देखो एक बार θ3 का मान सबसे ज्यादा है, तो अपन लिख सकते हैं θ3 greater than θ2 greater than θ1। तो फिर ये हो जाएगा tan θ3 greater than tan θ2 greater than tan θ1। तो ये हो जाएगा m3 greater than m2 greater than m1। लेकिन यहाँ से देखो उल्टा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, m बराबर 1/r है, तो यहाँ पर m3 greater than m2 greater than m3 है, तो यहाँ आंसर क्या बनेगा बताओ, m3 less than m2 सॉरी R3 less than R2 less than R1। तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध कौन सा होगा, R1, और सबसे कम प्रतिरोध कौन सा हो जाएगा, R3। समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, हाँ जी भाई। अब एक क्वेश्चन बता देता हूँ पहले मैं, उसके बाद में बना के चलेंगे। एग्जांपल है, कोई चालक कार है, ठीक है, उसमें धारा जो बह रही है वो 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, ठीक है, और या 1.6 एम्पीयर की धारा बह रही है। इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या का मतलब रखा है 2 गुना 10 प्रति मीटर क्यूब है। अंतरस्थ तार का क्षेत्रफल ये ले लेते हैं अपन 1 गुना 10⁻³ मीटर स्क्वायर है, ये इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है। अब इसमें एक पूछा है अपव्यय वेग का मान क्या है, धारा दे रखी है, ये दे रखा है, ये देख अपव्यय वेग का मान सूत्र बोलो कौन सा आएगा, I बराबर NAED आएगा, dt का मान बोले तो dt कितना आ जाएगा बताओ, I अपॉन NAE। I का मान कितना है 1.6, n का मान कितना है 2 गुना 10⁻28 हो गया, क्षेत्रफल बोलो 1 गुना 10⁻³ हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻19, 1.6 से 1.6 ये बात है, ठीक है। उसके बाद में 19 और 3 22, ये 10⁻6 हो गया। अब अपने पास चले, ये ऊपर चला जाएगा, तो VT बराबर 10⁻⁻6/2 हो गया, तो 0.5 गुना 10⁻⁻6 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। इसको मिलीमीटर में और बदलोगे 1000 से गुना कर दो, तो VT बराबर आ गया 0.5 गुना 10⁻³ मिलीमीटर प्रति सेकंड। अगर आप देखोगे तो ये आएगा मिलीमीटर प्रति सेकंड। अगर देखा जाए तो अपव्यय वेग का मान बहुत कम है कि नहीं, है ना। अब अपन चलते हैं कि अपव्यय वेग का मान बहुत कम है, ये स्विच है, ठीक है ना, और यहाँ पर अपने पास ये कोई बल्ब है, ये बल्ब है, और मान लो कि अपने घर में इनकी 30 फीट है, ठीक है। तो
स्विच दबाते हैं अपन, स्विच दबाते ही बल्ब जलता है कि नहीं जलता है? क्या टाइम लगता है क्या, ये बताओ? नहीं लगता है। अगर अपव्यय वेग को जिम्मेदार माने तो टाइम लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? कितना टाइम लगना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। इसको जो है ना तुम तो 10 मीटर मान लो, कितना मान लो इसको 10 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना समय लगेगा वो देखते हैं। समय बराबर पूरी बटे 4, 4 का मान कितना है 0.5 गुना ये देखो ये वाला लेना पड़ेगा मीटर में 10⁻⁻⁶। अब अपन चले तो ये 100 हो गया, ये 20 गुना 10⁻⁶, तो ये सेकंड में है। अगर तुम घंटे में भी बदलते हो इसको 20 गुना 10⁻⁶ बटे 3600 हो गया, ये इससे खत्म, ये 10⁻4 आ गया। और अगर काट देते हैं अपन तो ये 200 बटे 36 इंटू 10⁻3, यहाँ से अगर देखते हो तो लगभग जो है ये 5 गुना 10⁻3 मतलब 5000 घंटे लगेंगे। इस हिसाब से जो टाइम लगेगा वो कितना टाइम लगेगा 5000 घंटे। तो होना तो ये चाहिए कि अपन स्विच ऑन करें उसके 5000 घंटे बाद में ये बल्ब जल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। स्विच ऑन करते ही बल्ब जलता है कि नहीं जलता है? इसका मतलब ये है कि स्विच ये अपने पास बल्ब को जलाने के लिए इलेक्ट्रॉन का अपव्यय वेग को जिम्मेदार है, क्योंकि अगर अपव्यय वेग जिम्मेदार होता तो धारा के प्रवाह में काफी अधिक समय लगता है कि नहीं लगता है? फिर सवाल होता है कि ऐसा क्यों होता है कि बल्ब ऑन किया, ये स्विच ऑन किया और बल्ब जल जाता है? कारण यह है कि जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है संपूर्ण चालक में विद्युत क्षेत्र प्रकाश के वेग से फैलता है। संपूर्ण चालक में विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रॉन का अपव्यय वेग तो बहुत कम है, लेकिन विद्युत क्षेत्र का वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो पूरे चालक में विद्युत क्षेत्र प्रकाश के वेग से फैलता है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक जाने में प्रकाश को कोई समय लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 10 मीटर की दूरी तो यूं ही तय कर लेगा, तो प्रकाश को कोई समय नहीं लगता है, मतलब विद्युत क्षेत्र को भी कोई समय नहीं लगेगा। तो बल्ब जो जलता है वो वहां वाले इलेक्ट्रॉन के कारण ही जल जाता है, यहाँ वाले की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा ऐसा नहीं होता है, वहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी साथ के साथ ऊर्जा मिल रही कि नहीं मिल रही, उसने ऊर्जा बल्ब को दे दी और बल्ब हो गया कि नहीं हो गया। इसका क्वेश्चन ये बनता है क्या कारण है कि अपव्यय वेग का मान काफी कम होने पर भी धारा का प्रवाह काफी तेजी से होता है? तो जवाब ये है कि संपूर्ण चालक में विद्युत क्षेत्र प्रकाश के वेग से फैलता है, अतः सभी इलेक्ट्रॉनों पर एक साथ बल कार्य करता है और बल्ब के जलने में लगने वाला समय अत्यल्प या नगण्य होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं। देखो एक एग्जांपल है कि कोई कॉपर का अपने पास तार है, ठीक है ना, चालक तार है। कॉपर का अनुभार जो दे रखा है तो 65.5 दे रखा है। जानते ही हो अनुभार परमाणुभार को कितनी केमिस्ट्री में पढ़ाई है। तो कॉपर का अनुभार अपने को गिवन है 63.5 और घनत्व ये दे रखा है d बराबर 7×10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर ये दिया हुआ है, ठीक है। अपव्यय वेग का मान भी इन्होंने दे रखा है Vd बराबर 0. ये दे रखा है 2×10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकंड। अंतरस्थ काट का क्षेत्रफल भी इन्होंने दिया है 2×10⁻⁴ या 4×10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये भी दे रखा है। अब ये पूछा है
धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है धारा का। तो शुरुआत करें। अनुपात दिया हुआ है, घनत्व दे रखा है, वीडी दे रखा है, ए दे रखा है। धारा का सूत्र बोलो पहले तो NaE। अब देखो एक बार इसमें ए दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश अपने को पता है, वीडी भी दे रखा है। दिक्कत किसकी आ रही है? एन की दिक्कत आ रही है। तो ये निकालने का तरीका है, प्रत्येक आंक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n/v हो गया। अब देखना एक बार इस n का मान कैसे निकालें, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालें। तो इसमें काम आएगी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मोल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। और अगर मान लो अपने को कोई द्रव्यमान दे रखा है और उसमें अणुओं या परमाणुओं की संख्या निकालनी हो तो मोल बनाने पड़ते हैं कि नहीं बनाने पड़ते हैं। पहले मोल बना लेते हैं, फिर अवोगाद्रो संख्या से गुणा करके निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। तो ये अणुओं या परमाणुओं की संख्या एंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हाँ ये भी दे रखा है भाई, ऊपर से C+ बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है इसमें। ये सूत्र लिख सकता हूं क्या, देखें ये पहले मोल का सूत्र बोलो, दिया गया द्रव्यमान काम है, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा उसका अनुपात है। उसके बाद में अवगाद्रो संख्या से गुणा कर दिया तो मोल इनटू अवगाद्रो संख्या, अणुओं या परमाणुओं की संख्या निकल गई नहीं निकल गई। ये तो 11th में प्रूफ पढ़ा है ना इसके। एक काम करें, इसको दोनों तरफ v से भाग दो, m/v। अब देखना m/v कैपिटल N इनटू n m/v घनत्व हो गया कि नहीं हो गया, n/v इसका मतलब ये स्मॉल n हो गया, तो ये घनत्व हो गया, d/m इनटू n हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां से n का मान आ सकता है, देख लो साफ ऐसे d का मान दिया हुआ है घनत्व का, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो स्मॉल n का मान कितना आ जाएगा, घनत्व का मान है 7×10⁻3, इसका मान है 63.5, इसका मान है 6.023 इनटू 10⁻23। इस सूत्र से इसका मान निकाल सकते हैं अपन n का। बस n का मान निकाल कर एक आर e का d q का मान है, ये सारे मान रख के कैलकुलेट कर लेना, इससे धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। चलो नेक्स्ट है, अब आते हैं अम्लीय पदार्थ। अम्लीय पदार्थ देखो, अम्लीय पदार्थ और अनोमीय पदार्थ ये ओम के नियम का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, उसके आधार पर है सारा मामला। सबसे पहले आते हैं अम्लीय पदार्थ। अम्लीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। मतलब ओम के नियम का 100% पालन करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्लीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों के लिए विभव और धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है। इनके लिए विभव और धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, सरल रेखा। तो अम्लीय पदार्थ के लिए ये ऐसा ग्राफ आएगा, ये V और ये I, ये स्ट्रेट लाइन आता है, तो इनके लिए ग्राफ ऐसा प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण है नियत ताप पर सभी धातुएं, नियत ताप पर सभी धातुएं जानते हैं, सोना चांदी सीसा दस्ता लोहा तांबा सोडियम मैग्नीशियम, ये सारी धातुएं होती है। एक अपन करते हैं अनोमीय पदार्थ, अनोमीय पदार्थ, इनको ओम के नियम के अपवाद भी कहते हैं, ओम के नियम के अपवाद। देखो ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं उनको अनोमीय पदार्थ भी कहते हैं और ओम के नियम के अपवाद भी कहा जाता है। इन पदार्थों के लिए विभव और धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है।
अब इसके उदाहरण हैं, एक तो है वे डायोड, ये आगे अर्धचालक वाले पार्ट में आएगा भाई। डायोड के लिए जब विभव और धारा के मध्य आप ग्राफ खींचते हो तो ये यूं आता है, सरल रेखा नहीं है, अलग अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये स्थिति इसमें ग्राफ आ जाएगा। एक है गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड के लिए जब ग्राफ खींचते हैं अपने, तो ये इस तरह से गैलियम आर्सेनाइड के लिए ग्राफ इसका आ जाता है। तो इसमें भी सरल रेखा नहीं आ रहा है। एक चीज और बता देता हूं तुमको, यहाँ से अगर देखोगे, यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है ना, ये ऐसे लेकर मान लो थीटा का, इसमें प्रतिरोध का मान नेगेटिव आएगा। क्यों? ग्राफ घट रहा है कि नहीं घट रहा है, तो प्रतिरोध ऋणात्मक आएगा, तो ये ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र कहलाता है। ये ऋणात्मक है, ये प्रतिरोध क्षेत्र है इसमें। तो इसका दूसरा उदाहरण हो गया गैलियम आर्सेनाइड, पहला हो गया इसका डायोड। दो एग्जांपल और हैं, एक तो है टॉर्च का बल्ब, एक उदाहरण है इसका टॉर्च का बल्ब। ये है इसके लिए टॉर्च बल्ब के लिए, टॉर्च बल्ब। टॉर्च बल्ब का जब ग्राफ खींचते हो तो ये आता है, ये V हो जाएगा, ये I हो जाएगा। इसमें टॉर्च बल्ब के लिए ये चलता है, शुरू में तो थोड़ा स्ट्रेट लाइन चलता है, बाद में फिर घूमने लगता है। एक उदाहरण हो रहा है इसका विद्युत अपघट्य, अपघट्य। ये इसके लिए ग्राफ जो है ये आता है प्रकाश टेढ़ा टेढ़ा, ये V आ जाएगा, ये I आ जाएगा। विद्युत अपघट्य का मतलब सॉल्यूशन या विलयन, जो जानते ही केमिस्ट्री में आता है, जैसे NaCl का विलयन हो गया, H2SO4 का विलयन हो गया, CuSO4 का हो गया, KOH का, NaOH का, KCl का, HCl का विलयन। तो ये इसके उदाहरण हैं भाई। ये हो गया अमोनिय और अमोनिय पदार्थ। इसके बाद में अपन चलते हैं, एक प्रतिरोध की परिभाषा है वो करवा देता हूं पहले। सबसे पहले आते हैं प्रतिरोध की परिभाषा क्या है। किसी चालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में परमाणुओं और आयनों के द्वारा उपस्थित प्रतिबाधा या उपस्थित रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। मैंने कल भी बताया था, मुक्त इलेक्ट्रॉन चलता है, चलते ही उसकी परमाणु से टक्कर होती है, टक्कर होते ही वेग में क्या आएगी कमी, तो परमाणु रुकावट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, तो ये डाली गई रुकावट यही क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। तो किसी चालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में परमाणुओं और आयनों के द्वारा डाली गई रुकावट या प्रतिबाधा को प्रतिरोध कहा जाता है। अदिश राशि है मात्रक R बराबर P अपॉन I, तो यहाँ से वोल्ट पर एम्पीयर, ऐसा ही मात्रक जो है ओम है भाई इसका मात्रक। यदि I बराबर 1 एम्पीयर हो, E बराबर 1 वोल्ट हो, प्रतिरोध जो है 1 ओम होगा, तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर विभवांतर 1 वोल्ट के बराबर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध किसके बराबर होता है, 1 ओम के बराबर होता है। अब आते हैं निर्भर किस पर करता है, विभव और धारा पर प्रतिरोध का मान बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। विभव और धारा पर प्रतिरोध का मान बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। सवाल उठता है किस पर निर्भर करता है, ये भी आया था, बताया था, ml n e स्क्वायर्ड प्रोटीन के। देखो लंबाई क्षेत्रफल दो चीजें आ गई, इस पर निर्भर करेगा। लंबाई और क्षेत्रफल को ज्यामिति भी कहा जा सकता है, तो लंबाई क्षेत्रफल मतलब ज्यामिति पर। विश्रांति काल को डिपेंड करता है तापमान पर, तो लंबाई क्षेत्रफल तापमान तो भौतिक अवस्थाएं आ गई, नहीं आ गई। इसके अलावा ये स्मॉल है, ये है इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब किसी पदार्थ में तो ज्यादा होती है, किसी पदार्थ में कम होती है, वो डिपेंड करता है उसकी प्रकृति। जैसे
चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक होते हैं, तो सबसे बढ़िया चालक जो माना जाता है चांदी। सेकंड नंबर पर कॉपर का आता है, थर्ड नंबर पर एल्यूमिनियम का आता है। इसीलिए तार वगैरह कॉपर के बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? कॉपर के बाद में सेकंड नंबर सस्ता अगर लेते हो तो फिर एल्यूमिनियम का आता है। आर का मास किस पे डिपेंड कर रहा है? लंबाई, क्षेत्रफल, उसके बाद में ताप और प्रकृति। इन कारकों पर निर्भर करता है, विभव और धारा पर इसका मान निर्भर नहीं करता है। ठीक है भाई, बाकी अपन नेक्स्ट में लेंगे।